हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद बाबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम अपने इस वाले सेक्शन में जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन की चीज़ों को सबसे पहले वाले पढ़ने वाले हैं संविधान की जो प्रारंभिक निर्माण की प्रक्रिया थी उसको समझेंगे कि संविधान जब प्रारंभ हुआ तो निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे गुजरी थी। इन चीज़ों को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे और इसी चीज़ पे अपनी बहुत बात को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, आपसे प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा हो सकेगा तो जरूर लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए, बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपका अपना ही चैनल है। और अभी स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि संविधान का निर्माण करने वाला सर्वप्रथम देश कौन था। ये आधुनिकता की बात नहीं है, दुनिया में कभी भी संविधान का निर्माण हुआ तो उससे पहले भी आ जाता है कि मनोविधिवेदता थी, ये सब नहीं। अगर बेसिकली देखा जाए तो कौन था, तो एथेंस। एथेंस एक देश था जिसने सबसे पहले संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। किस देश ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था, तो एथेंस ने किया था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा पूछता है कि आधुनिक युग में संसार का फर्स्ट लिखित संविधान। आधुनिक संसार जो है, आधुनिक युग में पूछता है कि आधुनिक दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण किसने किया, जो लिखित रूप से। आधुनिक दुनिया में लिखित रूप से संविधान का सबसे पहले निर्माण करने वाला देश कौन है, तो ये था यूएसए। आपसे पूछ सकता है यूएसए इट मीन्स अमेरिका। अमेरिका क्वेश्चन में आएगा, कभी भी पूछ सकता है कि अमेरिका एक पहला देश है जिसने लिखित संविधान बनाया, आधुनिक समाज में सबसे पहला देश है। अब याद रखिएगा कि इसका जो है संविधान का निर्माण हुआ था 1787 में निर्माण हुआ था। यूएसए के जो संविधान का निर्माण हुआ था 1787 में हुआ था। यहाँ तक का सेक्शन हो जाएगा। दूसरे पे देखिए कि संसदीय व्यवस्था का जनक इंग्लैंड को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें जो स्टार्ट हो रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि संविधान का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था। अगर डायरेक्ट पूछता है तो आप एथेंस मारिए, अगर ऑप्शन में मिलता है। दूसरा मिलता है कि लिखित संविधान लिखने वाला कौन सा देश था, तो आप लिख दीजिए कि यूएसए था। फिर पूछेगा कि बहुत सारी प्रणालियाँ होती हैं, एक होती है संसदीय व्यवस्था, एक होती है अध्यात्मक व्यवस्था, एक राजतांत्रिक, बहुत तरीके की व्यवस्था होती है। उसमें से संसदीय व्यवस्था का जनक कौन सा देश है, तो इंग्लैंड है। संसदीय व्यवस्था का इट मीन मतलब होता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी इसे कह देते हैं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी इसे कह देते हैं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल की व्यवस्था है कि सबको मंत्रालय दिया गया है, अपने मंत्रालय के प्रति वो जिम्मेदार है और उसके बाद में वो किसके प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति। ये आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे। लेकिन संसदीय व्यवस्था क्या होती है, निरंकुश नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के अंदर सत्ता का पूरा पूरा जो है केंद्रण नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो है अपना पूरा मंत्रालय जो होता है, पूरा मंत्रिमंडल एक तरीके से संविधान में जो होता है लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति या जनता के प्रति जो होता है, क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है, तो यहाँ क्या निरंकुशता का जो है जितना फॉर्मेशन होता है थोड़ा कम रहता है, कि निरंकुशता ज़्यादा नहीं रहती। जैसे भारत में है, अगर कोई भी रूल है तो आप क्या करेंगे, संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ भी है, तो संसदीय व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे यहाँ आप कुछ करते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत आप लोकसभा में बिल ही नहीं पास कर सकते, लोकसभा के प्रति आप उत्तरदायी हैं। अगर इतना ज़्यादा मेजोरिटी में नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है अध्यात्मक व्यवस्था। अध्यात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जैसे कि यूएसए का है, यहाँ पे क्या होता है, एक मेजरली अध्यक्ष के प्रति ही सभी लोग जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति। अब वहाँ राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती हैं। जैसे भारत में तो प्रधानमंत्री मान सकते हैं कि इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें घूमती है लोकसभा के इर्द गिर्द। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर अध्यात्मक में क्या होगा, यहाँ पे जब यूएसए में राष्ट्रपति अपॉइंट होगा तो क्या करता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डेवलप करेगा, कि अपने हिसाब से चीज़ों को सबको अपॉइंट कर देगा कि हाँ ये मेरे मंत्रालय में ये रहेंगे, ये रहेंगे, ये रहेंगे। अपने हिसाब से वो किसी को भी कैसे भी चूज कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था दोनों को देख लिया। उसके बाद में पूछेगा कि इंग्लैंड में, हाँ, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जनक कौन सा देश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जनक कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड है। तीनों को लिख लीजिए कि संसदीय व्यवस्था का जनक इंग्लैंड है, अध्यात्मक व्यवस्था का यानी अध्यक्ष जहाँ होते हैं ऐसी व्यवस्था का जनक यूएसए है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का यानी जन द्वारा गणतंत्रित चीज़ों का कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। अब पूछेगा कि इंग्लैंड में जो है किस चीज़ की सर्वोच्चता है, ये पेपर में पूछ चुका है, अदरवाइज यहाँ लिखा नहीं होता। जितने पॉइंट लिखे हैं पेपर के पूछे हुए कहीं ना कहीं हैं। तो पूछा गया कि इंग्लैंड में किस चीज़ की सर्वोच्चता है, तो इंग्लैंड में क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है। इंग्लैंड में संसद ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ की उच्च सदन निम्न सदन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट संसद जो है वहाँ का क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है। और यूएसए में क्या है कि न्यायिक सर्वोच्चता है। यानी कि अगर एकदम से सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, राष्ट्रपति या सब चीज़ों को हटा दिया जाए, तो सबसे ऊपर कौन मिलेगा आपको, इंग्लैंड में मिलेगा न्यायिक व्यवस्था। वहाँ की जो होते हैं न्यायिक सिस्टम जो है सबसे उच्च है। वहाँ का न्यायालय जो चाहेगा देश में अंततः वही चाहेगा तो होगा। जैसे कि अगर इंग्लैंड में अंततः कोई कुछ कर सकता है, तो राजा से पहले भी अगर कोई ऐसा है जो राजा की भी ऊपर है, सबसे ऊपर जो है वो है वहाँ की संसद। और यूएस में सबसे ऊपर कोई है तो वो है न्यायिक व्यवस्था, यानी वहाँ की जो है न्यायालय है। और भारत में जो सबसे ऊपर है वो है संविधान है, यानी भारत का संवैधानिक व्यवस्था जो है सर्वोच्चतम है। तीनों में आप समझिए बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ की संसद सबसे ऊपर है,
ठीक है, संसद पे कोई रोक नहीं सकता, संसद सबसे ऊपर होती है। और यहाँ पे क्या है, न्यायिक व्यवस्था में यहाँ न्यायालय सबसे ऊपर है और हम लोगों के यहाँ संविधान सबसे ऊपर है। संविधान से बड़ा कोई नहीं हमारे यहाँ। चीज़ें एक दूसरे से मेल खाती हैं भारत में, लेकिन चीज़ें अगर देखा जाए मूलतः तो सबसे ऊपर संविधान है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के, उसको देखते हैं तो पूछेगा कि संविधान सभा के सर्वप्रथम दर्शन हमको कहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में संविधान सभा बहुत ज़्यादा वो नहीं है। सबसे पहले बात जो की गई भारत के लिए वो तिलक साहब ने की। इससे पहले भी एम एन रॉय वगैरह, जैसे इससे पहले भी जो था आपको देखने को कहीं कहीं मिलेगा, जैसे क्या था जो आपके वो थे दादा भाई नौरोजी भाई साहब, इन लोगों से देखने को मिलेगा। लेकिन इतना व्यवस्थित रूप से सबसे पहली बात जो कर पेपर में पूछेगा तो 1895 में स्वराज विधेयक, जो किसका था, तिलक तिलक साहब ने क्या किया था, स्वराज विधेयक को पेश किया था। इन्होंने क्या किया था कि भारत के लिए संविधान सभा की मांग करने का एक सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहीं ना कहीं मांग किया था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक हरिजन पत्र निकालते थे कौन, गांधी जी। और गांधी जी का हरिजन पत्र जो आया था 1922 में, इसी में मांगा गया क्या कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। आपसे पूछेगा कि किसका कथन है कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, तो ये गांधी जी का कथन है। किस पत्र में प्रकाशित हुआ था, हरिजन पत्र में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, आगे देखते हैं तो पूछेगा कि एम एन रॉय ने कब भारत के संविधान की मांग की थी। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन में पूछा गया ये टॉपिक है कि भारत के लिए सबसे पहले संविधान की व्यवस्थित रूप से मांग किसने की थी, तो एम एन रॉय साहब ने की थी। ठीक है, पूछेगा कि एम एन रॉय साहब ने कब मांग की थी, 1934 में एम एन साहब ने कहा कि नहीं, भारत का अपना संविधान होना चाहिए। उसके बाद में 1934 में ही स्वराज दल ने, स्वराज पार्टी आप लोग समझ रहे हैं ना, स्वराज दल ने भी मांगा, क्या मांगा कि संविधान भारत का होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी के चीज़ों को देखते हुए 1936 में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, फैजपुर अधिवेशन, जहाँ पे स्पष्ट रूप से मांग की गई किसकी, संविधान की, कि भारत का अपना संविधान होगा, भारतीय बनाए, ऐसी चीज़ों को मांग की गई 1936 के फैजपुर अधिवेशन में, जो किसका था, कांग्रेस का अधिवेशन था। देन अब आपको पढ़ना होगा कि भारत में जैसे ये सब लोग तो मांग लिए, ये भारतीय थे। अंग्रेजों ने इसको, अगर नॉर्मली देखा जाए कि अंग्रेजों ने इसको कब एक्सेप्ट किया, तो नॉर्मली 1940 के अगस्त में क्या कह दिया गया था कि भारत का संविधान होना चाहिए। मोटा मोटा कह दिया, कहीं लिखित रूप नहीं दिया गया, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने बोला कि 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में, मैंने कल आपको बताया था क्रिप्स प्रस्ताव कि क्या किया गया कि 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में इंग्लैंड ने स्वयं बोला कि नहीं, भारत का अपना संविधान होना चाहिए और भारतीय निर्माण करें। फिर इसी के बेस पे आपको अब यहाँ तक का सेक्शन अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसी सेम चीज़ को आधार बनाते हुए विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार, तो आगे चीज़ें बढ़ी और कुछ और सिचुएशन ऐसी हुई। तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, इसको हम लोग कैबिनेट मिशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक पूरा 10 मिनट का वीडियो कैबिनेट मिशन पे दिया कि कैबिनेट मिशन को, जैसे कैबिनेट के 3 मंत्री थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और क्या कहते हैं आपका क्रिप्स थे और ए बी अलेक्जेंडर थे, 3 लोग थे। तीनों लोग मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इनको भेजा गया, मार्च में ये भारत में पहुंचे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, बोला कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए जल्द से जल्द, भारत को डोमिनियन स्टेटस लेकिन यहाँ देने की बात की गई थी। स्वतंत्रता की पूरी पूरी साफ साफ बात नहीं की गई थी यहाँ भी। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया गया था, चीज़ें आगे बढ़ी। इसमें इसी में क्या किया गया, इसी के आधार पर 389 सीटें भारत को दी गई कि संविधान सभा का जब भारत में गठन होगा तो 389 सीटें। इस पर हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से बात कर ले रहे हैं कि 389 सीटें बोली गई। क्यों बोली गई, क्योंकि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर भारत को एक सीट का जो है आवंटन किया गया था। तो 10 लाख पर एक सीट का आवंटन किया गया, हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस हिसाब से 389 के अप्रॉक्सीमेटली सीटें बन के आई, 389 सीट बन के आई, जिसको डिवीजन कैसे किया गया, 292 में फिर 4 सीटें और 93 सीटें। अब देखिए 292 सीटें वो थी जहां पर ब्रिटिश का सीधा शासन चलता था, ब्रिटिश की संसद का भारत में शासन था। इसको क्या कहा जाता था 292 सीटों को, कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का क्षेत्र जो भी था, ठीक है, या भारत का वो शासक क्षेत्र जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है, वो 292 सीटें लेके बैठा था। और दूसरा था चार सीटें और थी जो कि कमिश्नरियों में थी। कमिश्नरी मैंने कल ही बोला था, ये कमिश्नरी स्टेट होते थे, कमिश्नरी क्षेत्र होते, जहाँ पे एक्चुअल में समझ के चलिए कि ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ पे गवर्नर शासन करता था एज आ यूनियन टेरेटरी। इतनी समझ के चलिए यूनियन टेरेटरी का मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए कि आज का केंद्र शासित व्यवस्था जैसे है ना, कुछ वैसी व्यवस्था होती थी जो यहाँ होती थी। तो ऐसी कौन सी काउंसिल थी, क्या थी, प्रिवी काउंसिल। काउंसिल्स जो होती थी, इसे 4 काउंसिल्स थी। कौन सी, कुर्ग का क्षेत्र था, दिल्ली का क्षेत्र था, अजमेर मारवाड़ एक साथ पढ़िएगा, अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र था और बलूचिस्तान था। अब कुर्ग वगैरह तो आप जान ही रहे होंगे, दिल्ली भी जान रहे हैं। बलूचिस्तान अगर नहीं जान रहे तो पाकिस्तान को अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो होता है वो बलूचिस्तान है। ठीक है, अब यहाँ तक का सेक्शन अगर आप लोग देख चुके हैं तो देन अब आप लोग ये समझिए, हम लोग बात कर चुके थे कि 296 सीटों पर ही वोटिंग होगी, क्योंकि 93 सीटें तो किसको दी गई थी, कल ही पढ़ चुके थे कि 93 सीटें दी गई थी। भारत के 562 उस समय पे कौन सी रियासतें थी, उनको कितनी सीटें दी गई, 93 सीटें। अब पेपर भी पूछा कि क्या कहते हैं भारत में रियासतें कितनी थी, तो 562 के अप्रॉक्सीमेटली
मिली थी और उन्हें कितनी सीटें दी गई थी, तो आपको सामने लिखा है कि 93 सीटें दी गई थी 1946 के कैबिनेट मिशन के थ्रू। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन के 1946 में के थ्रू कितना दी गई थी सीटें। ठीक है, अभी थोड़ा बदलाव है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देन चीज़ें क्या हुई, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, यहाँ से आप लोग समझिए। जब इतना हो गया, चीज़ें हो गई, उसके बाद में इलेक्शन कितने पे होगा। इलेक्शन तो इस सीट पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मनोनयन रियासतों को करना था, ये रियासतों का काम था, हमारा तुम्हारा काम नहीं था। केवल इलेक्शन इन क्षेत्रों का होना था। और इलेक्शन कैसा था, पेपर में पूछा कि जो है संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो इलेक्शन जो हुआ था, इलेक्शन में कैसे चीज़ों को दिया गया था। तो आप लोग मोटा मोटा आपको दिमाग में रखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो क्या किया गया था कि पूछेगा कि वयस्क मताधिकार का क्या आधार था, या ये क्या कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित हुई थी या अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुई थी, या क्या था। तो एक्चुअल में क्या हुआ था 1935 में आप लोग देखेंगे तो एक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था, दिया गया था कि किसको किसको इलेक्शन करना है। कुछ 10% लोगों को भारत में आधार था, तो इसके क्षेत्र पे आधार पे आपको अब जो है क्या करेगा, परेशान करने का थोड़ा प्रयास करेगा कि आपको बताएगा कि क्या हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जो है इनके बेस पे इन लोगों को अपॉइंट किया गया था डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा या प्रत्यक्ष निर्वाचन का ये आधार नहीं था। जो ये 296 लोग प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए थे, कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष इनका निर्वाचन हुआ था। दूसरी चीज़, विधानसभाओं ने इसका निर्वाचन किया था। जो प्रांतों की विधानसभाएं होती थी उन्हीं ने इनका निर्वाचन किया था। ठीक है, प्रांतों की जो है संविधान सभा क्या कहते हैं विधानसभाओं द्वारा इनका निर्वाचन हुआ 296 सीटों का। ठीक है, और इसमें जब निर्वाचन हुआ तो 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट लीग को मिली और केवल 15 सीट अन्य लोगों को मिली। अब ये पूछ सकता है कभी भी कि अन्य को कितनी सीटें मिली थी। अन्य समझ लीजिए कि जिनकी पार्टी नहीं होती, या निर्दलीय समझ लीजिए इसी को आज के बेस पे। और 73 सीट लीग को और 208 सीट कांग्रेस को। अब इसी की वजह से देखिए 208 सीट बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास सीटें उतनी थी नहीं। अब इन्होंने फिर से विरोध शुरू किया, नहीं हम नहीं लेंगे। पहले तो इलेक्शन लड़ लिया, जब इलेक्शन में हार गए तो सेशन फिर से वहीं आ गए, लीग फिर वहीं खड़ी हो गई, नहीं हम तो इसका विरोध करते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम संविधान बनने नहीं देंगे। देश भर का नाटक इन्होंने फिर स्टार्ट किया, चीज़ें आगे स्टार्ट होंगी। फिर क्या हुआ, यहाँ तक का सेक्शन था। फिर एक समय आप देखेंगे भारत की स्वतंत्रता होने लगेगी, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद में जब भाई क्या करेगा, लीग बाहर हो जाएगा। और लीग के बाहर होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि केवल 299 सीटें भारत में बचेंगी। इट मीन्स आप देखेंगे लगभग 90 सीटें चली जाएंगी, 90 सीटें ही, हाँ 90 सीटें लगभग चली जाएंगी। अब 90 सीटें का मतलब समझ लीजिए कि 9 करोड़ जनसंख्या लेके पाकिस्तान अलग हुआ था, मिनिमम 9 करोड़ जनसंख्या लेके पाकिस्तान अलग हो गया था। पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी था, आज का पाकिस्तान जो है वो भी था, और भी चीज़ें होंगी। तो यहाँ से आपको केवल इतना समझना था कि बंटवारे के बाद कितनी सीटें बची थी, यही 299 सीटें बची थी, जिनको डिवीजन किया गया था 70 जो दिया गया था रियासतों को, और 229 सीटें दी गई थी जो इलेक्शन होना था जिन पे, या विधानसभाओं को जिनको इलेक्ट करना था। यहाँ से आपको जितनी चीज़ें मिल सकती थी अभी मिल चुकी हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं संविधान पे। भारत के संविधान के निर्माण के सेक्शन को देखते हैं, जितना वहाँ से देख सकते हैं अभी बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे। देखिए, पूछेगा कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का जो भारत में गठन हुआ, एक्चुअल में जब पहली बैठक हुई वो 9 तारीख को हुई, और 9 के दिसंबर को हुई। कब, 1946 में 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली संविधान सभा की बैठक हुई। और इस संविधान सभा की बैठक में क्या किया गया कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, पूछेगा कि सबसे क्यों जो है, आपको पूछेगा कि क्यों अपॉइंट किया था सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहते हैं उपाध्यक्ष के तौर पर, या नॉर्मली ऐसे गए थे। ये क्यों गए थे, क्योंकि ये सबसे उम्र दराज थे। अभी भी जो है हमारे यहाँ रूल है, जब पहली बैठक होती है चाहे विधानसभा की या क्या कहते हैं लोकसभा की, तो जो सबसे उम्र दराज होता है, सबसे ज़्यादा बार जिसका अनुभव होता है उन क्या कहते हैं आने का, क्या कहते हैं उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाता है शपथ वगैरह दिलाने के लिए। वैसे सबसे ज़्यादा उम्र दराज कौन से, सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्र के थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, इनको अपॉइंट किया गया 9 तारीख को। और उसको इनको बोला गया कि ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे एक प्रकार से, केवल इनको ऐसे सबसे उम्र दराज से तो सम्मान के तौर पर इनको बिठा दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये अपॉइंट हुए। और इसमें समझ लीजिएगा इसमें लीग नहीं आई थी, पहले में लीग नहीं आई थी, याद रखिएगा कि लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। और ये बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। पूछ लेगा कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के टाउन हॉल में हुई थी। लेकिन आपको केवल दिल्ली पता होना चाहिए कि बैठक दिल्ली में हुई। जो आज का संसद भवन है ना, संसद भवन की ही जो है वहीं हुई थी। संसद भवन में ये हुआ, पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा इसके हेड हुए। इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 तारीख को, जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर को ये हो रहा था। 11 दिसंबर को क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से क्या किया गया, अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। तो आपसे जितना यहाँ तक पूछेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं। बहुत जगह 12 लिखा है, लेकिन 15 महिलाएं संविधान सभा का हिस्सा जो थी, 15 महिलाएं थीं। आपको इम्पॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, याद होना चाहिए यहाँ तक की चीज़ें। अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको याद होती हैं तो आपके बहुत ज़्यादा काम का होगा। अब इसमें से
ज़्यादा कुछ बचता नहीं है जो इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक जो क्वेश्चन होता है कि रियासतें नहीं शामिल हुई थी, तो मैंने बोला था कि केवल एक रियासत ऐसी थी जिसे पुलिस काउंसिल द्वारा लाया गया था, हैदराबाद को। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से लाया गया था, यानी ज़बरदस्ती समझ लीजिए लाया गया, तो इन्होंने कभी भाग नहीं लिया। ऐसे समझ लीजिए कि संविधान सभा का ये हिस्सा नहीं बने, ये भारत का हिस्सा तो बन गए लेकिन संविधान सभा का हिस्सा ये बन नहीं पाए, ठीक है। चीज़ें आगे चलती रहेंगी इसी तरीके से, देखिएगा। अब इसमें पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा में कितने अल्पसंख्यक थे, कितने, ये थोड़ा अंदर का मामला हो जाएगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी और चीज़ें यहाँ से पढ़ेंगे जो आप सोच रहे होंगे कि 13 तारीख को उन्होंने जो है जो प्रस्तावना को पेश किया था प्रिंबल्स को जवाहरलाल नेहरू ने, वो सब नहीं बताया, लेकिन वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के सेक्शन में, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो उसको बताना तो बहुत आसान है कि 13 दिसंबर को 1946 को इन्होंने पेश किया, किसने, JL नेहरू ने जो है क्या किया था, प्रस्तावना को पेश किया था। फिर ये पास हुआ कितना, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। तो इस सब चीज़ों को बताना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे उसको। अभी यहाँ छोड़ देते हैं इसको। अब इतना समझ चुके हैं कि हेड कौन हुआ और वो कौन हुआ, एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे, एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे, संविधान सभा के एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। उनका नाम बताइए, HC मुखर्जी, ठीक है, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक। एक तो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन थे आपके, राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे। यहाँ तक की चीज़ें अगर आप लोग पढ़ चुके हैं, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी इन्हें कह सकते हैं, और यहाँ तक का चीज़ें अगर आपको आ गई हैं तो आपके लिए लगभग चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसमें कितनी समितियाँ बनाई गई थी ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ तक के लिए यहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो है इसके बाद पढ़ने वाले हैं जितनी समितियाँ हैं उनको देख लेंगे कि कौन सी समिति के कौन हेड थे। फिर उसके बाद में चीज़ें बच रही हैं कि प्रारूप समिति में कौन कौन हिस्सा था, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट समितियाँ देख लेंगे, ठीक है, चीज़ों को समझ लेंगे। उसके बाद में हमारा जो यहाँ का सेक्शन लगभग फिनिश हो जाएगा। देन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि कौन से देश से संविधान में क्या क्या लिया गया है, इसको देख लेंगे, प्रस्तावना को समझेंगे, उसके बाद में नागरिकता को देख लेंगे। देन आपका आगे का सेक्शन शुरू हो जाएगा, 3rd और 4th चैप्टर। तब तक के लिए देखते रहिए। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर करिए। आपका अपना ही चैनल है, बाकी देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।